हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में, जिसे जॉन मिलिंगटन सिंज ने लिखा था 1907 में। और आगे चलकर इस प्ले पर 1962 में एक मूवी भी बनी। ये एक 3 एक्ट प्ले है जिसमें कि 3 सीन हैं। कहा जाता है कि आयरलैंड की लैंग्वेज का यूज़ इस प्ले में किया गया था। इसके परफॉर्म होने के बाद आयरलैंड में कुछ दंगे से हो गए, क्योंकि आयरलैंड के लोगों को लगा कि जो ये प्ले है, इस प्ले में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो आयरलैंड के लोगों की थी। और इस प्ले में उनकी लैंग्वेज का मजाक बनाया गया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसकी कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि लिटरेचर एक ऐसी चीज़ है जिसका मीनिंग उसके पढ़ने वाले पर डिपेंड करता है। लिटरेचर का कोई एक मीनिंग नहीं होता, वो हमेशा इसके रीडर पर ही डिपेंड करता है। और हमें लगता है कि द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत ही डीप मोरल वैल्यू है, जिसे हम लास्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस भी करना चाहेंगे। और आप लोगों को अगर इसमें कोई और मोरल वैल्यू दिखाई दे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। हम इसके फर्स्ट सीन की तरफ अभी मूव करेंगे। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका जो फर्स्ट एक्ट है वो आयरलैंड के डबलिन में सन 26 जनवरी 1907 को परफॉर्म हुआ था। और इसका जो फर्स्ट एक्ट है उसमें क्या होता है कि जो एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पेजिन माइक। जो पेजिन माइक होती है वो पब में एक बारमेड का काम करती है। और वो पब के मालिक जो माइकल है उनकी बेटी है। उनकी जल्द ही शॉन नाम के एक लड़के से शादी होने वाली है, जो जो कि उनका कज़न है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि शाम का समय होता है और पेजिन पब में अकेली होती है। पेजिन शाम के समय अंधेरे को देखकर डर रही होती है। तभी शॉन वहाँ आता है। शॉन वहाँ आता है और उससे पूछता है कि हेलो हाय पेजिन, कैसी हो। तो वो बोलती है कि मुझे यहाँ अंधेरे से बहुत डर लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आज रात मेरे साथ यहीं रहो, क्योंकि मेरे फादर माइकल अपने 2 फ्रेंड्स जिमी और फिली के साथ कहीं बाहर जाने वाले हैं। और तो शॉन को बहुत खुशी होती है, वो वाव वाली फीलिंग उसके अंदर से आती है। क्या सोचता है कि क्या अमेजिंग सीन होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अगले ही पल उसको फादर रैली की याद आती है। और फादर रैली जिनकी वजह से शादी होने वाली थी, वो सोचता है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्योंकि अभी उनकी मैरिज होने वाली थी, हुई नहीं थी। इसीलिए वो कहता है कि नहीं, मैं जब आ रहा था तो मुझे डिच से कुछ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। फादर रियली क्या कहेंगे। तो जो पेजिन होती है वो कहती है कि नहीं रुक जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता और मैं जा रहा हूँ। तो ये इतने में माइकल वहाँ आते हैं और वो पेजिन होती है जो अपने फादर माइकल को बोलती है कि शॉन को बोलो ना कि वो यहाँ रुक जाए। लेकिन माइकल बोलते हैं, लेकिन फिर भी शॉन मना करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि माइकल तो वही होते हैं, लेकिन जैसे ही शॉन जाता है तो उसे रास्ते में कुछ टेरिबल सी, कुछ भयानक सी आवाज़ें आती हैं, जिसे सुनकर वो दोबारा से वापस आ जाता है। क्योंकि उसे वहाँ डिश से कुछ एक अजीब सा सना हुआ सा फेस भी दिखाई देता है। और उसको देखकर वो एकदम टेरिबली भयानक रूप से डरता है और वापस आ जाता है। लेकिन आने के बाद इतना डरा हुआ अपना फेस उसका जो होता है इतना साफ नहीं करता है जितना वो वहाँ से डर के आया था, क्योंकि अभी दिखा तो नहीं सकता था ना कि मैं कितना डर गया हूँ। और आके बोलता है कि ओ चलो, तुम कह रही थी तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि पेजिन कहती कि नहीं, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, कोवर्ड कहीं के। इतने में क्रिस्टी वहाँ आता है। क्रिस्टी का फेस बहुत ही सना हुआ सा था, क्योंकि वो डिच से निकल कर वहाँ आया था। और जब उससे पूछा जाता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तो वो माइकल को बताता है कि कैसे उसके फादर उसके साथ मिसबिहेव करते थे और उससे अपने फॉर्म पर काम कराते थे।
तो उसने अपने फादर को लोहे से मार दिया है और इसीलिए वो अब यहाँ आ गया है। तो माइकल एकदम सोचते हैं सो ब्रेव, वो बोलते हैं और अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए उसे हायर कर लेते हैं। और उसी टाइम पेजिन भी फिर शॉन को मना कर देती है, बोलती कि जाओ अपने फादर रेली के पास, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी यहाँ क्रिस्टी के साथ ही रहना है। लेकिन अब तो वहाँ क्रिस्टी था, अब तो शॉन जा ही नहीं सकता था। वो मना करता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो पेजिन उसको ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देती है। तो शॉन अब इनसिक्योर वो फील करता है और जैसे ही वो इनसिक्योर फील करता है तो वो अपने फादर रेली के पास चला जाता है और उधर माइकल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जो क्रिस्टी होता है उसको पेजिन देखने में बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि पेजिन मीन्स ये कहेगी फर्स्ट साइट लव, कि उसको पहली ही बार देखने में पेजिन पसंद आ जाती है। और जो क्रिस्टी होता है उसका भी फेस थोड़ा अट्रैक्टिव था, पेजेंट को भी उसका फेस थोड़ा सा पसंद आता है। और ऊपर से क्या था कि उसने खुद को ऐसे ब्रेव जो अपना इम्प्रेशन जमाया था उन लोगों के सामने, इस वजह से भी उसको कुछ वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आता है। जैसे ही शॉन और माइकल वहाँ से चले जाते हैं तो पेजिन और क्रिस्टी आग के पास बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं, वो बातें करते हैं। तो पेजिन क्रिस्टी से पूछती हैं कि तुमने अपने फादर को क्यों मारा, मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। तो वो बताता है कि वो एक फॉर्म विलोज बॉय है, मीन्स खेतों में काम करने वाला गांव का लड़का, और उसके फादर जो है उससे वहाँ हार्ड वर्क कराते थे। और अभी फ़िलहाल में क्या हुआ कि उनकी मैरिज को लेकर मीन्स उसके फादर चाहते थे कि वो मैरिज कर ले, तो इसी वजह से उन दोनों की आपस में थोड़ी सी फाइटिंग हो गई। इस वजह से उसने अपने फादर के सिर पर स्पेड और लोहे से मार दिया। तो पेजिन उससे और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है, उसे पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि अभी जो क्रिस्टी है वो अनमैरिड है। तभी वहाँ क्या होता है, जैसे ही शॉन रेली फादर रेली के पास जाते हैं तो वो विडो क्वीन को वहाँ भेज देते हैं। जो विडो क्वीन होती है वो एक 30 ईयर ओल्ड लेडी होती है जिसने अपने हस्बैंड को मार दिया था, और तो और क्या, उसने अपने बच्चों को भी खुद से ही दफना दिया था। और ऊपर से क्या होता है कि वो पेजिन को इतना पसंद भी नहीं करती है, वहाँ आती है और बोलती है कि मुझे फादर रेली ने भेजा है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन पेजिन बोलती है कि नहीं, मुझे किसी की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। विडो क्वीन कहती है ओके एज यू विश, जैसा तुम चाहो। लेकिन जाने से पहले वो क्रिस्टी को बताती है कि जल्द ही पेजिन की शॉन के साथ मैरिज होने वाली है, जिससे क्रिस्टी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पेजिन अब पसंद आने लगी थी। तो लेकिन पेजिन कहती है कि वो उसको वार्ड शॉन से कभी शादी नहीं करेगी। और जो यहाँ हमारा जो फर्स्ट सीन था वो ख़त्म हो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हमारा अगला सीन शुरू होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है कि 4 विलेज गर्ल्स होती हैं और वो क्रिस्टी से मिलने के लिए आते हैं। उन्हें क्रिस्टी के बारे में पता चलता है कि एक ब्रेव बॉय पब में रहने के लिए आया है। उन 4 विलेज गर्ल्स के नाम होते हैं सुशान, शारा, ओनर, नीली एंड नीली, जो क्रिस्टी से मिलने के लिए वहाँ आते हैं। लेकिन क्रिस्टी थोड़ा डर सा जाता है कि वो उससे क्यों मिलने के लिए आए हैं, और इसलिए वो जाता है और मिरर के पीछे छिप जाता है। लेकिन वो उसे ढूंढ लेती है और ढूंढ कर क्या देती है, उसे गिफ्ट देती है। जैसे वो गिफ्ट पाता है सोचता वाह यार ये तो बड़ा अच्छा हो गया, मुझे पहले पता होता कि फादर को मार देने से इतना फ़ायदा होता है तो मैं तो पहले ही काम कर देता। लेकिन ये देखकर पेजिन थोड़ा जेलस फील होती है, उसे अच्छा नहीं लगता कि जो लड़कियां होती हैं वो क्रिस्टी के चारों ओर मतलब इस तरह मंडरा के उससे तो बहुत चिपक रही होती है। क्रिस्टी को उससे दूर करने के लिए वो उनसे बोलती है कि ये यहाँ की लोकल पुलिस को जानती है, उनके साथ इनके कॉन्टैक्ट है, इसलिए वो इनसे ज़्यादा नज़दीकियाँ ना बनाए और इनसे दूर ही रहे। तभी वहाँ शॉन और विडो क्वीन आते हैं। जैसे ही वहाँ शॉन और विडो क्वीन आते हैं तो शॉन पेजिन को बोलता है कि जाओ बाहर जाके देखो कि तुम्हारी जो भेड़ बकरियां वो खुल गई हैं और इधर से उधर भाग रही हैं।
तो जो पेजिन होती है वो वहाँ चली जाती है और उसके जाते ही फिर शॉन क्या करता है, क्रिस्टी को अमेरिका जाने के लिए टिकट देता है। बोलता है कि ये लो टिकट, जाओ और अमेरिका में अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करो और तुम्हें जितना पैसा कपड़े मिल चाहिए मुझसे सब ले लो, लेकिन जो है मेरी पेजिन को छोड़ दो। लेकिन वो क्या करता है, वो उसके पैसे ले लेता है और उसका जो अमेरिका का टिकट होता है उसको वापस दे देता है। बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, कपड़े दे दो, ठीक है। और जैसे ही वो उन कपड़ों को लेकर ट्राई करने के लिए जाता है तो जो शॉन होता है उसके पीछे से विडो क्वीन के साथ एक डील करता है। बोलता है कि तुम्हें मुझसे भेड़ बकरी रुपया पैसा जो चाहिए मैं सब तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम कुछ भी करो और मेरी पेजिन की लाइफ से क्रिस्टी नाम का जो बंदा जो इसकी लाइफ में घुस गया है इसको भगा दो यहाँ से। तो जो विडो क्वीन होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं इसको खुद अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ और मैं खुद इससे शादी कर लूँगी। वो कहता है कि ठीक है। इतना कहकर शॉन वहाँ से चला जाता है। तभी क्या होता है कि जो जो क्रिस्टी होता है वो वहाँ कपड़े जो चेंज कर रहा होता है तो विंडो से देखता है कि उसके फादर ओल्ड महोन वहाँ आ रहे होते हैं और उन्हें देख के वो डर जाता है और सोचता है कि ये क्या हो गया, अभी मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और जो मुझे इतना मान सम्मान यहाँ मिल रहा है उसके बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो वो बाहर आता है और आके विडो क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि तुम्हें तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा और जो तुम मेरे फादर को यहाँ से भगा दो। तो विडो क्वीन कहती ठीक है, तुम मुझसे मैरिज कर लो, मैं तुम्हारे फादर को यहाँ से भगा दूंगी और मैं किसी को कुछ बोलूँगी भी नहीं। लेकिन जैसे ही विडो क्वीन को क्रिस्टी के बारे में पता चलता है कि वो अपने कितना चालाक है, उसने अपने फादर के साथ क्या किया है और उसने हम सबसे झूठ बोला है, तो वो उसको जो नाम देती है वो बोलती है कि द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। मीन्स प्ले बॉय का क्या मीनिंग होता है कि उस टाइम पर जो प्ले बॉय होता था, प्ले मीन्स उस टाइम पर चालाक, प्ले बॉय मीन्स चालाक लड़का और वेस्टर्न वर्ल्ड मीन्स वो जो आयरलैंड था उसके वेस्टर्न साइड में वो रहता था, उसका घर था जो वेस्टर्न साइड में था, इसीलिए वो उसको बोलती है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। लेकिन जो क्रिस्टी होता है वो उससे शादी करने के लिए मना कर देता, बोलता है कि नहीं, वो शादी तो सिर्फ पेजिन से ही करेगा, वो तुमसे शादी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद उसको विडो क्वीन कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो तुम जब पेजिन से शादी करोगे तो तुम्हें दहेज में जो भी मिलेगा तुम्हें उसके बाद जैसे कि पब एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी मिलेगा जो दहेज में, तो उसमें से मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम जो मांगूंगी तुम्हें वही मुझे देना होगा। वो कहता है ओके डन। तो इसके बाद क्या होता है, क्रिस्टी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही ओल्ड माहौन वहाँ आता है तो विडो क्वीन से पूछता है कि ये देखो मेरा बेटा ऐसा ऐसा दिखाई देता है, ऐसा थोड़ा मतलब उसका फेस ऐसा है, ये है वो है। तो अपने बेटे का थोड़ा लुक्स दिखाता है उसको और पूछता है कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तो जो विडो क्वीन होती है कि नहीं, मैंने उसे यहाँ नहीं देखा है और जब मैंने एक इस तरह के थोड़े से लड़के को देखा था, वो बोट को ढूंढ रहा था अब्रॉड जाने के लिए। तो वो कहती है कि किस तरफ, वो कह बताती है कि उस तरफ। तो फिर जो ओल्ड माहौन होता है वो उस तरफ चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक स्पोर्ट्स कंपटीशन की अरेंजमेंट विडो क्वीन जो है करती है, क्योंकि वो बीच पर, क्योंकि वो चाहती थी वो इसलिए मान गई थी कि जो वो शादी है क्रिस्टी है वो पेजिन से शादी कर ले, क्योंकि उसको पता था कि जो क्रिस्टी की सच्चाई कुछ न कुछ दिनों के बाद तो पेजिन के सामने आ ही जाएगी। और वैसे भी वो पेजिन से बहुत हेट करती थी और सोचती है कि ओह ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जब उसको उसकी सच्चाई का पता लगेगा तो उसे छोड़ देगी और उस वो भी मेरे की तरह एक विडो की लाइफ सरवाइव करेगी। ये प्ले का हमारा तीसरा एक्ट परफॉर्म किया जाता है जिसमें जो क्रिस्टी होता है वो कंपटीशन जीत चुका होता है और जिमी और फिली जो क्रिस्टी होता है उसकी जीत की चर्चा करते हुए पब में आते हैं। जैसे ही वो पब में आते हैं उसी टाइम पर ओल्ड मोहन वहाँ आते हैं
और वो अपने बेटे का हुलिया उन्हें बताकर उनके बारे में पूछते हैं। तभी वहाँ विडोकोविन आ जाती है, उसे तो पहले से ही पता था। वो क्या करती है कि उनको ध्यान जो भटकाना चाहती है, वो कहती है कि अरे नहीं, ये तो पागल है, थोड़ी देर पहले आए थे, मुझसे कुछ और पूछ रहे थे, ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, ये सब अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, और उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। लेकिन जो जिमी और फिली उन्हें थोड़ा डाउट हो जाता है। तभी वहाँ क्या होता है कि क्रिस्टी और पेजिन भी वहाँ आते हैं, और क्रिस्टी और पेजिन वहाँ जैसे ही आते हैं तो क्रिस्टी क्या करता है कि सबके सामने जो है पेजिन को प्रपोज कर देता है, और जो पेजिन है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उसी टाइम पर माइकल और शॉन भी वहाँ आ जाते हैं। तो माइकल कहता है कि नहीं बेटी, तुम ये क्या कर रही हो, अपनी डॉटर को मना कर देता, बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारी शादी क्रिस्टी से नहीं करा सकता, क्योंकि मैं तो पहले ही शॉन को कह चुका हूँ कि उसकी शादी तुमसे होगी, और फादर रियली भी यही चाहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो पेजिन होती है वो कहती है कि नहीं पिताजी, मैं शॉन जैसे कोवार्ड आदमी से शादी नहीं कर सकती। अगर मैं इससे शादी करूँगी तो जो हमारे बच्चे होंगे वो भी इसकी तरह बिल्कुल ही कोवार्ड होंगे। वो तो ओल्ड उस टाइम पर क्या होता है कि वो मना कर देता है। तो उस टाइम पर ओल्ड माहौन वहाँ दोबारा से आते हैं, और दोबारा से आकर बोलते हैं कि ये क्रिस्टी, ये तो मेरा बेटा है। और उसी टाइम बाहर लोगों की भीड़ सी लग जाती है, और जो भीड़ होती है वो सब क्रिस्टी को देखने के लिए वहाँ आए थे, और उन सबको पता चलता है कि जो ओल्ड माहौन उसके फादर हैं वो जिंदा है। सबसे झूठ बोला है। अब झूठ बोला है तो कोई भी अब क्रिस्टी से जैसे ही सबको पता चलता है कि इसने हमसे झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है, तो भीड़ में से आवाज़ आती है कि अरे ओल्ड मोहन तो अभी जिंदा है। जो उसकी ब्रेवनेस का टैग उसे क्रिस्टी को मिला हुआ था वो चला जाता है। तो इस बार क्या होता है कि क्रिस्टी अपने फादर से इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होता है वो जैसे ही, तो वो क्या करता है कि अब इस बार सच में कुछ उठाता है वहाँ से और अपने फादर के सिर पर दे मारता है। अब क्या करता है कि वो पूरी पब्लिक के सामने उसके उस सिर पर दे मारता है, और सच में उसके सिर पर ऐसे पहले से ही कुछ तो पट्टियाँ बंधी हुई थी। अब जैसे ही मारता है तो फादर माउंट बहुत बुरी तरह वहाँ घायल हो जाते हैं, और उसको देखकर जो पब्लिक होती है वो भड़क जाती है, और माइकल कहते हैं अरे ये तो पागल हो गया है, ये तो हमें भी मार डालेगा, ये किसी को भी मार डालेगा। तो जो पब्लिक होती है वो क्या करती है कि सोचती है कि अब पुलिस यहाँ आएगी, हमारे गांव में दंगा होगा, ये होगा, वो होगा। और इस बार जब सबके सामने वो अपने फादर को मारता है तो पेजेंट भी उससे गुस्सा हो जाती है, सोचती है कि जो अपने पिता को इस तरह मार रहा है वो बाकी सबके साथ क्या करेगा, ये करेगा। और गांव वाले भी उसे क्या करते हैं कि रस्सी से बांध देते हैं, और बांधकर उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं, पूरा जख्मी कर देते हैं। क्योंकि अब सबको डर हो गया था, ये कहीं ये इतने गुस्से वाला आदमी है, किसी और को ना मार दे, ये कर दे, वो कर दे। और सब उससे मुंह फेर लेते हैं, और बुरी तरह मार रहे होते हैं। वो पूरा जख्मी हो चुका होता है कि अब ऐसी कंडीशन में था कि थोड़ी ही देर वो अगर उसे और मारते रहते तो वो मर सकता था। लेकिन जो ओल्ड मोहन होते हैं वो भी जिंदा होते हैं और देख रहे होते हैं। तभी वो अपनी बहुत ही बुरी हालत में थोड़ा हिम्मत सा करता हुआ कि उसके बेटे को मार रहे हैं, तो वो उठ के आता है और आकर बोलता है कि नहीं, मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। वो ऐसे बोलता हुआ अपने बेटे को वहाँ से जैसे तैसे करके ले जाता है। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पर पेजिन बोलती है, ओह माई ग्रीफ, आई हैव लॉस्ट हिम श्योरली, आई हैव लॉस्ट द ओनली प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये वो लास्ट वर्ड जो उसमें बोला जाता है, और इसी के साथ जो हमारा प्ले होता है वो एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें मोरल वैल्यू थी वो हमें लगता है कि वो ये थी कि जो बच्चे होते हैं वो एक टाइम के लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो फादर होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, वो हमारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, क्रिस्टी जिसने ये देखा कि उसकी इमेज उसके फादर की वजह से दोबारा से जो उसके ब्रेव का टैग मिला था वो खराब हो रहा है, उसने अपने फादर को रियलिटी में सिर्फ अपनी इमेज को बचाने के लिए रियलिटी में एक बार फिर से मार दिया।
और उसका फादर, जिसने ये देखा कि उसको बुरी तरह पब्लिक पीट रही है, बुरी तरह उसे मारा जा रहा है, फिर भी उसने अपने बेटे के लिए अपनी काइंडनेस दिखाई, उसको बचाने के लिए ऐसे हालत में भी उस सामने आया। सो मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, आई वांट टू से ऑल द पेरेंट्स, डू यू वांट टू रेज अ चाइल्ड विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग? You might want to start by cultivating your own morality as well as your own empathy. I hope you learn and you understand it very well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, take care and bye bye.